फिर अपना प्रेजेंटेशन 5 और प्रेजेंटेशन 6 के 13 पेज है, ठीक है। तो ओवरव्यू दे देता हूँ सबका। रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़ते हैं वो बेसिकली दो टाइप के पढ़ेंगे अपन। पहला होगा लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकंड होगा रिडॉक्स रिएक्शन। सो जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसमें वो है कि एक एंटरिंग ग्रुप होगा वाई और एक लिविंग ग्रुप होगा एक्स। वाई अटैक करेगा और एक्स निकल जाएगा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जो कि आगे पढ़ेंगे 5th स्लाइड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो ठीक लिगेंड, है। हेलो, जो अपने लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, इसकी रेट डिपेंड करती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उस पर, ठीक है। अब आते हैं नीचे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को अपन लेबाइल कब कहते हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्स को इनर्ट कब कहते हैं। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर रिएक्शन में जा रहा है विद इन लेस देन 1 मिनट, लाइक उसका टी हाफ अगर 1 मिनट से भी कम है, तो उसको अपन बोलेंगे ये लेबाइल है। और अगर नहीं जा रहा है तो उसे बोलेंगे इनर्ट है, ठीक है। और ये टर्म जो होती है वो काइनेटिकली लेबाइल और काइनेटिकली इनर्ट होती है, मतलब काइनेटिक्स शो करती है, नॉट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में हम एक कॉम्प्लेक्स को कहते हैं स्टेबल और अनस्टेबल, और काइनेटिक्स की टर्म्स में हम कहते हैं लेबाइल और इनर्ट, ठीक है। लेबाइल का मतलब कि हाउ फास्ट इज द रिएक्शन कैन गो, ओके। सो अब आगे आते हैं कि जो एक कॉम्प्लेक्स होता है उसको अगर अपन कोई भी एक्स्ट्रा तेरे पास फैक्टर नहीं है, जैसे कि उसमें कोई किलेटिंग लिगेंड नहीं है, ठीक है, कोई स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसकी एल एफ ऐसी लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सब नहीं है तो उसको अपन बोलेंगे कि भाई ये मोस्ट लेबाइल है, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्शन में चला जाएगा, ठीक है। और अगर किसी ने उसको ऐसे स्टेबलाइज कर दिया किसी भी फैक्टर की वजह से, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसकी लेबिलिटी घट जाएगी, मतलब कि वो कम रिएक्शन करेगा, फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब जैसे अगर कोई आयन है वो स्मॉल हो गया, ठीक है, तो अगर स्मॉल साइज होगी तो मतलब होगा लेस लेबाइल। क्यों? क्योंकि एमएल और मेटल लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, और उसका स्टेरिक इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने एंटरिंग ग्रुप, वो आसानी से अटैक नहीं कर सकता। बेसिकली यहाँ पे अपन ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, पर इनऑर्गेनिक में उसको एंटरिंग ग्रुप बोला जाता है और लिविंग ग्रुप बोला जाता है। सेम ऐसे SN1 SN2 ऐसे रिएक्शन अपन वहाँ बोलते हैं, पर यहाँ पे उन रिएक्शंस को डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव बोलते हैं। मैं आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद अभी आते हैं आगे। हाँ, ये फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे लेवलिटी डिपेंड करती है, अपन डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे कि अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है जितने भी है वो सारे लेबाइल होते हैं। बस जैसे कि स्मॉल आयन के केस में एक्सेप्शन होता है Be2+ और Mg2+, वो थोड़े कम लेबाइल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल आयन होते हैं और मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है, तो अटैक नहीं कर पाता लिगेंड। ओके, सेकंड केस है कि अगर जो भी एफ ब्लॉक के है, एफ ब्लॉक है पूरा एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स वाला, उसके जो भी +3 वाले स्टेट वाले जितने भी है ना मेटल, जितने भी वो एलिमेंट्स हैं उनके अगर +3 स्टेट्स में है तो वो सारे लेबाइल होंगे। फिर आते हैं जो D10 है, Zn2+, CD2+ और Hg2+, वो भी लेबाइल। फिर आते हैं अपन 3D सीरीज में, जैसे कि अरे जतिन और पिकाचू, तुम दोनों ने वो वीडियो देखा है ना लेबाइल, पिकाचू ने तो भेजा ही था मेरे को, जतिन तुमने देखा है ना वो वीडियो जिसमें देख लेबाइल लिए वो देख बता रहा लिए। था, ठीक है। हाँ, तीनों तो देख लिए थे। हाँ तो हाँ तो उसमें वो था कि 3D में अपन उससे बता सकते हैं कि कौन सा लेबाइल है और कौन सा इनर्ट, कि अगर T2G में अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन है तो लेबाइल है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इनर्ट है, और 3 से ज़्यादा है तो फिर हाई स्पिन और लो स्पिन पे डिपेंड करता है। अगर EG में इलेक्ट्रॉन है तो लेबाइल है, T2G में ओनली इलेक्ट्रॉन है तो वो इनर्ट है, और फिर 7 8 9 वाले केस में EG में इलेक्ट्रॉन हो गया होगा तो वो सब लेबाइल होते हैं, ठीक है। उसी सेम केस से अपन बता सकते हैं कि 3D में जो +2 स्टेट होती है वो मोर जनरली मॉडरेटली लेवल होती है, बट जो CO2+ वाले होती है वो सबसे ज़्यादा लेवल होती है इन 3D सीरीज, ठीक है। और अब जो +3 ठीक है। वाले होते हैं, ठीक है, वो कम लेवल होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है इन द केस ऑफ मैंगनीज वाली सीरीज, जो भी मैंगनीज वाली पीरियोडिक टेबल कहाँ गई अगर तुम देख पा रहे हो तो, ये जो सीरीज आती है ना मैग्नीज, फिर टेक्नीशियम और ये कौन सा है रेनियम, है ना MnTCRe, इन तीनों की अगर +3 स्टेट को और +2 स्टेट को अगर अपन कंपेयर करें तो +3 स्टेट ज़्यादा लेवल होती है, जबकि होनी कम चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर +3 है तो क्या है, चार्ज बढ़ गया तो लिगेंड आयन का साइज छोटा हो गया, छोटा साइज मतलब बताया था कि लेस लेबाइल, क्योंकि मेटल लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, स्टेरिक इफेक्ट बढ़ जाता है ना, और अटैक नहीं हो पाता, तो इसलिए लेस लेबाइल होना चाहिए, परंतु ज़्यादा लेबाइल होता है, ठीक है। हाँ। ये इसका एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट वी
V मतलब यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 सेकेंड और 5 थर्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन डी मेटल कॉम्प्लेक्सेस पे। जो D3 होती है जो लो स्पिन, और D6 जो होती है ना, D3 और D6 लो स्पिन वाले, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने देखा था कि इनर्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस दैट वीडियो, ठीक है। जैसे कि Cr+3 Fe2 एंड CO3। सो ये जनरली नॉन लेवल होते हैं क्योंकि इनकी लार्ज लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो ओके, उसके बाद क्या होता है, हाँ, जैसे कि फिनेंथ्रीन थ्राइस, फिनेंथ्रीन बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि अपन वैसे भी देख सकते हैं कि ये अपना हाई लो स्पिन दर्शाएगा, स्ट्रॉन्ग मेटल, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और Fe2+ मीन्स हो गया अपना D6, और D6 में अगर लो स्पिन होगा तो क्या होता है, इनर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि T2 इजी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। हेलो। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये जैसे अगर तुम बस एक रीडिंग मान ली उसकी और बस शॉर्ट में देख लियो कि क्या क्या लेवल है और क्या क्या है, ठीक है। और जो जनरली 4D और 5D भाई की जो भी रट्टा हो, मारना पड़ेगा ना, बहुत पूछ रहा है ये सब। हाँ, मतलब जनरली एक एक बार तू रीडिंग मान लेगा और अपने हिसाब से पीरियोडिक टेबल में देख लेना, हाँ भाई ये लेवल है, ये इनर्ट, इस टाइप से पीरियोडिक टेबल में एक बार देख लियो, डाउनलोड कर लेना पीरियोडिक टेबल कहीं से ही फोटो, और देख लेना, तो वो काफ़ी यूजफुल होगा। और 4D और 5D को जनरली इनर्ट मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बता, इसमें वो सोचने का टाइम तो देगा ना, जैसे अगर वो या बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल, सोच तुम्हें रहा हूँ सोच, लो स्पिन है हाई स्पिन है तो टाइम देगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें टाइम, बिल्कुल टाइम देगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें टाइम देगा, बस तुम साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो उससे उसको ये नहीं लगे कि, समझ रहे ना, उस बोरियत नहीं हो कि यार मैं बैठा हूँ और बच्चा क्या पता कहीं चीटिंग कर रहा हो, तो बस उससे ये नहीं लगे, तो तुम कुछ ना कुछ बोलते रहियो कि यस सर, हाँ, या फिर क्वेश्चन रिट्रेट कर दियो, ताकि उसे लगे कि हाँ भाई बच्चे ने क्वेश्चन सही समझा है और अब इसका आंसर देने के लिए सोच रहा है या कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर तुम जैसे कि तूने क्वेश्चन पूछा और मैं थोड़ी देर चुप रहूँ ना 15 सेकंड, तो उसे ऑब्वियसली ये लगेगा कि ये कोई चीटिंग कर रहा है या कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहा है वगैरह, हाँ इस टाइप ठीक है से, समझ गया। ठीक है। फिर आते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म अपनी पढ़ रहे थे अपन। तो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे भी कोई भी एक अपना कॉम्प्लेक्स है, उसमें से पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा और अपना एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, फिर ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म है उसमें एंटरिंग ग्रुप अटैक करेगा और अपना पूरा नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसे बोलते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे पहले डिटरमाइनिंग स्टेप में टूट रहा है ये, ठीक है। और फिर होता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि एंटरिंग ग्रुप एंटर करेगा और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हायर देन प्रीवियस, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 4 था तो 5 हो गया, और 6 था तो पहले 7 हो गया, ठीक है। तो वो उसमें जुड़ जाएगा, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि इंटरमीडिएट होगा, और फिर ये इंटरमीडिएट टूट जाएगा जिसमें कि लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ये होता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे SN1 SN2 ऐसे कुछ होती थी, ऐसे यहाँ पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म नाम है, तो उनको भूल जाओ, बस यहाँ पे याद रखो डिसोसिएटिव मतलब टूट रहा है स्टार्टिंग में, एसोसिएटिव मतलब स्टार्टिंग में ऐड हो रहा है, सिंपल, ठीक है। डिसोसिएटिव को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एसोसिएटिव को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इनमें ये एक बात और नोट करने की है कि MLX और ये जो होते हैं इंटरमीडिएट बनते हैं, इंटरमीडिएट मतलब कि हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट को हम डिटेक्ट ओनली कर सकते हैं, उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं अपन बहुत सारे केसेस में हम समझते हैं कि जैसे कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और बॉन्ड टूटना हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है एट द सेम टाइम, तो उस चीज को अपन बोलते हैं इंटरचेंज, जो वहाँ पे SN2 होती थी उसे यहाँ पे बोलते हैं इंटरचेंज रिएक्शन, ठीक है, आई, ठीक है, इंटरचेंज से समझाते हैं उसको, तो आई भाई आई फिर से बता दिया स्लाइड। हम्म, हेलो। ये वाली स्लाइड फिर से बता दे। हाँ, इस वाली स्लाइड में ये बताया मैंने कि इंटरमीडिएट बनता है, जो भी अपने दोनों मैकेनिज्म होते हैं ना, डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव, दोनों मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिससे कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं, ठीक है। पर जो हाँ अपना ये होता है इंटरचेंज मैकेनिज्म होता है, इसको इसमें ट्रांजिशन स्टेट ओनली से जाता है, जिसको कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं पर अलग नहीं कर सकते। और इंटरचेंज मैकेनिज्म क्या होता है कि एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन साथ में हो रहा है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो हम मतलब जस्ट बता नहीं सकते कि कौन सा पहले हो रहा है, ठीक है। मतलब SN2 जैसे रिएक्शन होती थी ना ऑर्गेनिक में, उसी टाइप से यहाँ पे इंटरचेंज रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, डायरेक्टली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है जिससे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं बट अलग नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा और आगे समझेंगे, समझ में आ जाएगा, जैसे कि ये एग्जांपल बता रखा है
कि एक एंटरिंग ग्रुप है, अटैक कर रहा है और ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वाई डॉट 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 MLX डॉट 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 एक्स की, ठीक है, और उसके बाद ये लीविंग ग्रुप निकल गया। तो मतलब अटैक हुआ और एक ट्रांजिशन स्टेट आई और निकल गया, मतलब अटैक और निकलना सेम टाइम पे हुआ लगभग, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो SN1 SN2 उस टाइप से बोली जाती है, पर अपन को याद नहीं रखना। डी को SN1 और ए को SN2 बोल सकते हैं याद रखने के लिए, बट मैं कहूंगा कि हाँ वो तो उससे नाम, पता चल हाँ पर ना, पर रेड माइनिंग में दो आ रहे हैं, एक आ रहे हैं SN1 हाँ SN2। पर पर फर्क नहीं पड़ना, तू बस इतना देखना। डी मतलब डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड टूट रहा है स्टार्टिंग में, और ए मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन हाँ मतलब बॉन्ड जुड़ रहा है स्टार्टिंग में, बन रहा है, खत्म। तो तुम्हें सही बात है। ऑर्गेनिक से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। और इंटरचेंज, आई मतलब इंटरचेंज, मतलब कि एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। अब जो इंटरचेंज मैकेनिज्म होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट वो नहीं होता, इंटरमीडिएट नहीं होता, ओनली ट्रांजिशन स्टेट होती है। पर इसमें भी दो टर्मिनोलॉजी दी गई, एक आईडी और आईए। आईडी मतलब डिसोसिएटिव इंटरचेंज और आईए मतलब एसोसिएटिव इंटरचेंज। डिसोसिएटिव मतलब कि पहले जो बॉन्ड टूट रहा है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन से, मतलब बॉन्ड टूटना ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है, उस कंडीशन में। बॉन्ड टूटेगा पहले, बाद में फॉर्म होगा, वो हल्का सा टाइम का जो भी गैप होगा, ठीक है, इसलिए उसे डिसोसिएटिव बोलते हैं। और ऐसे ही एसोसिएटिव होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन डोमिनेट कर रहा है बॉन्ड टूटने के साथ, बॉन्ड मतलब धीरे ट्रांजिशन टूट रहा है स्टेट में डोमिनेशन जो अगर आ गया हाँ डिसोसिएशन ट्रांजिशन का ट्रांजिशन तो हाँ आईडी वही हो वही जाएगा। जैसे अगर ट्रांजिशन स्टेट है, तो ट्रांजिशन स्टेट में अगर इसके जस्ट वाई का और MLX का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वाई और MLX और एक्स का बॉन्ड थोड़ा वीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड टूट आसानी से रहा है, सॉरी जुड़ आसानी से रहा है, ठीक है। अगर वाई और MLX स्ट्रॉन्ग है तो, और MLX और एक्स स्ट्रॉन्ग है ट्रांजिशन स्टेट में, उसका मतलब है कि बॉन्ड धीरे टूट रहा है, ठीक है। तुम समझ गया बेसिकली कि भाई अगर एक टूटना अगर डोमिनेट कर रहा है तो आईडी है, और बनना अगर डोमिनेट कर रहा है तो वो IA है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पाथवे से अपन देख सकते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट से कि ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है उसमें देख X M Y तीनों अलग अलग है, मतलब कि क्या है ये अपना हो गया डिसोसिएशन, टूट रहे हैं सब। X M Y तीनों के बॉन्ड बन गए सारे, तो ये मतलब अपना एसोसिएटिव मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। और ये अपना थर्ड ग्राफ हो गया जिसमें X डॉट 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 M डॉट 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 Y, मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट ओनली बनी है, इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हुआ है, तो इसको बोल दिया अपन ने इंटरचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। लिख तो रही है ना तुम्हें स्लाइड? हेलो, हाँ भाई दिख रही हैं। अभी कौन सी दिख रही है? अभी डेल्टा डैगर एंड डेल्टा वी डैगर। ठीक है ठीक है, ओके। तो डेल्टा एस क्या होता है? एंट्रोपी। और डेल्टा वी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम चेंज। एक्टिवेशन, ठीक है, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन। वॉल्यूम चेंज नहीं कह सकते बेसिकली, वो वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन है। अब वो मेरे को टर्म कंप्लीटली समझ में तो नहीं आई, पर ठीक है मैं समझा दूंगा, थोड़ा जो होता है मेरे को समझ में आया, ठीक है। तो डेल्टा एस जो एंट्रोपी है वो अपन को हेल्प करती है अलग करने में, डिस्टिंग्विश करने में बिटवीन एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव। अगर किसी रिएक्शन का अपन को पता है डेल्टा एस, तो अपन बता सकते हैं कि कोई एसोसिएटिव है या डिसोसिएटिव है। कैसे? अगर डेल्टा एस बहुत ज्यादा नेगेटिव है किसी चीज का, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो अपन सीधा कह देंगे कि ये रिएक्शन एसोसिएटिव एसोसिएटिव है है ना, क्योंकि इंट्रोपी ठीक है। घट रही है क्योंकि जुड़ रहे हैं दोनों। हाँ एग्जैक्टली हम्म, और अगर ऐसो अगर डेल्टा एस थोड़ा सा ही स्मॉल है, लाइक -1 -2, बहुत कम ही है, नेगेटिव है पर बहुत कम है, तो ये अपन गारंटेडली नहीं कह सकते एसोसिएटिव है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि अगर जो सॉल्वेंट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सॉल्वेंट रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसके कारण भी अपना डेल्टा एस थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है, तो हम, और वो भी डिसोसिएटेड रिएक्शन में भी आ सकता है, इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि वो एसोसिएटिव है। पर अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो कह सकते हैं एसोसिएटिव है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली डिसोसिएटिव है, ठीक है, अपोजिट ऑफ दैट। सेम अगर अपन डेल्टा वी के केस में चले, तो डेल्टा वी के केस में भी लिखा हुआ है हाँ कि भाई। अगर डेल्टा वी के केस में ये लिखा हुआ है कि अगर ट्रांजिशन स्टेट का जो वॉल्यूम होता है वो अगर ग्राउंड स्टेट जो इनिशियल स्टेट है उससे ज्यादा है, तो अपना डेल्टा वी ज्यादा हो गया, उसका मतलब नहीं डिसोसिएटिव है, समझा, नहीं समझ, फिर से बताना। ठीक है। सो जो अपना डेल्टा वी होता है वो वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन होता है, बस इतना ध्यान रखना पहले तो, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अब अगर हम्म, अपना ट्रांजिशन स्टेट से और इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम, मतलब इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम कम है और ट्रांजिशन स्टेट के ज्यादा है वॉल्यूम, एक्टिवेशन ऑफ वॉल्यूम ट्रांजिशन स्टेट के ज्यादा है और हम्म। अपना इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम कम है, हाँ ठीक वो है, तो कम होगा ना, ठीक है। क्योंकि तो ट्रांजिशन इस स्टेट हायर एनर्जी पे है। ना 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 वही तो बात है कि वो वॉल्यूम और एनर्जी अलग अलग टर्म्स है, ठीक है, अच्छा। वॉल्यूम अलग अलग बात है। ठीक है। तुम चल ऐसे ऐसे समझ सकता है, अगर तेरा एसोसिएशन हो रहा है तो एक सॉल्वेंट है उसमें मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, ये मान सकता है। एसोसिएट हो रहा है तो मॉलिक्यूल डिसोसिएशन, अगर तेरा डिसोसिएशन हो रहा है तो मतलब तेरे पास ए कॉम्प्लेक्स होगा और एक वॉल्यूम लिविंग ज्यादा ग्रुप होगा ना, चाहिए, सही बात है, वॉल्यूम ठीक बढ़ है। जाएगी।
मतलब उस सेम वॉल्यूम में तेरा काफी सारे वो एटम्स होंगे, मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगी, या फिर डेंसिटी सेम रखता है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जो भी तू कहना चाहे, ठीक है। हाँ। तो अगर तेरी वॉल्यूम बढ़ रही है, ट्रांजिशन स्टेट की वॉल्यूम ज्यादा है इनिशियल स्टेट से, उसका मतलब है कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है। और अगर ट्रांजिशन स्टेट की वॉल्यूम कम है इनिशियल स्टेट से, मतलब क्या हो गया, एसोसिएशन हुआ है, तभी उसकी वॉल्यूम कम हुई है, तभी उस कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें जो सोल्वेंट है उसमें आयंस कम हुए हैं, ठीक है। तो अपना डेल्टा भी नेगेटिव है, उसका मतलब एसोसिएशन हुआ है सिंपली, ठीक है। हेलो। हाँ भाई ठीक है। हाँ, तो अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन लेस देन जीरो और डेल्टा वी लेस देन जीरो, श्योरली हेलो एसोसिएटिव। हेलो। अर्पित। हाँ। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ भाई आवाज नहीं आ हाँ। रही थी तेरी अभी। अब भी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ठीक है। तो अगर डेल्टा एस लेस देन जीरो है, मतलब जस्ट लेस देन जीरो नहीं, काफी ज्यादा लेस देन जीरो डेल्टा एस, और डेल्टा वी लेस देन जीरो है, तो अपन श्योरली कह सकते हैं कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म है। और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो है, तो इस केस में हम कहते हैं कि ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जा रहा है। तो डेल्टा एस और डेल्टा वी बस उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए अपने काम आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आई थिंक मतलब इट्स। कि और एक एसोसिएटेड और पक्का करने के लिए। हाँ, एसोसिएटिव डिसोसिएटिव कंफर्म करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। हम्म। अब आते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, जो अपना लिगेंड सब्स्टिट्यूशन होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होता है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि अपना D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। जो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा उसके जो मेटल आयन होगा उसमें D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, पक्का है वो, ठीक है। और मोस्टली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन बनाते हैं, जो कि लार्ज क्रिस्टल फील्ड आयन होते हैं 4D वाले और 5D वाले, जैसे कि RH, IR, PT, PD और AU। भाई स्लाइड नहीं तुम्हें चेंज अगर हुई। तुम्हें हाँ मेरी हो ये दिख गई हो रही है, गई। ये दिख रही है तेरे हाँ को दिख मेरी रही दिख पीरियोडिक रही है। पीरियोडिक हाँ टेबल, दिख रही दिख रही। ठीक है। पीरियोडिक टेबल नहीं दिख रही, लिगेंड सब्स्टिट्यूट हाँ दिख रही दिख रही। हम्म। तो पीरियोडिक टेबल में देख 45 नंबर पे लिखा हुआ है RH, है ना, रोडियम। रोडियम प्लस वन क्या होगा, अपना D8 होगा, हाँ ठीक है। IR प्लस वन होगा D8, ठीक है। PD प्लस टू क्या होगा D8, PT प्लस टू D8 और AU प्लस थ्री D8। तो ये जो पांच आयन है, क्या ये बात जो है कर रहा है आर एच भाई। पी डी, क्या बात कर रहा है, RH, PD, RH। IR, PT, AU, ये पांच तो जो है देख IR, PT, AU, RH, PD, ये पांचों होते हैं D8। हाँ ये RG कहाँ की बात कर रहा है, कोबाल्ट के नीचे वाली। हाँ, कोबाल्ट के नीचे RH प्लस वन, IR प्लस वन, PD प्लस टू, PT प्लस टू, AU प्लस थ्री। ये D8 हो गए ना सारे, जिससे NI प्लस टू क्या होता है, D8 हाँ होता प्लस है। टू हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक है। PD प्लस टू D8, PT प्लस टू D8, तो इधर वाले भी प्लस वन आ गया और इधर वाले में प्लस थ्री आ गया। तो मतलब हाँ ठीक है। बेसिकली RH, PD, IR, PT और AU, ये पांचों होते हैं D8 में। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, श्योरिटी है। और जो NI होता है, निकल होता है, वो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और प्लस टू में है तो D8 होगा, ठीक है। तो ये बनाता है ये तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे अपन ने 12th में पढ़ा था कि अगर लो स्पिन है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे कि CN है, तो वो क्या करेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन को T2G में डाल देगा, ठीक है। तो अपने पास इजी में इलेक्ट्रॉन खाली बचेंगे, ठीक है ना। हाँ तो मतलब अपन को ये पहले पता करना होगा कि अगर निकल है उसके साथ कॉम्प्लेक्स कौन बताएगा। ठीक है फिर। ठीक है। तो निकल है, हम्म, उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोई भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो स्क्वायर प्लेनर है। और अगर उसके साथ कोई वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो टेट्राहेड्रल है। Cl जैसे NiCl4 बोलूं तो वो टेट्राहेड्रल होता है, और NiCN4 बोलूं साइनाइड तो वो स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। ऑब्वियसली, समझा। Na+2 हाँ समझ टेट्राहेड्रल गया स्क्वायर समझ प्लेनर, गया। ठीक है। Cn अगर वो है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ये लिगेंड है याद तो करना है क्या फिर। वो तो मतलब ये तो 12th का कॉन्फ़िगरेशन से 12th वाले से निकाल सकते हैं ना अपन। हाँ हाँ हाँ, इतनी निकाल ही लेगा, ठीक है। हाँ बस ठीक है। बता रहा था जनरल ओवरव्यू, जो अपन को लिखना था ना पहले क्वेश्चन में, वो ये लिखना था, और मैंने पता नहीं क्या क्या लिख दिया। ये मैंने भी लिखना पता था नहीं कि कैसे D8, लिख दिया। ये लिखना था कि D8 वाले क्या क्या शो करते हैं और कौन कौन शो करता है, Na2+ की क्या बहुत ही स्पेसिफिकेशन, और जो मैकेनिज्म होता है वो स्टीरियो रिटेंटिव होता है, जो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। बस इतने पॉइंट लिख देते तो पूरे नंबर दे देता वो, ठीक है। जो अब, हेलो। हाँ भाई आ रही है तेरी आवाज, बोल बोल बोल। हाँ, द मेजर तो ऑफ काइनेटिक वर्क हाँ, ऑन स्क्वायर तो बोर्ड सिस्टम। जो अपना जो भी PT2+ के कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेजॉरिटी जितने भी अपने स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अपन PT2+ के कॉम्प्लेक्सेस में स्टडी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेलेबिलिटी में अवेलेबल अपने पास, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाता है PT स्क्वायर प्लेनर का, तो हाँ अपन PT को ही
वो स्टडी करते हैं, लाइक RH अबे IR बाकी को स्टडी नहीं करते हैं, ये मोस्टली पीटी कैसे को पता स्टडी किया चलेगा जाता है। कि ऑक्टाहेड्रल बनेगा कि ये 4 वाला बनेगा? वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, लिगेंड कितने हैं, अगर 4 है तो लिगेंड स्क्वायर प्लेनर बनेगा, और अगर 8 है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, 6 है सॉरी 8 तो। नहीं 6। तो हाँ मतलब देख ऐसा होगा ना कि तेरे पास सॉल्वेंट है सिस्टम में, और फिर तुझे ये बताना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुझे सिस्टम बताना है कि ऑक्टाहेड्रल बनेगा कि स्क्वायर ना प्लेनर ना 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 बनेगा? ना ना ना, वो यही होगा तेरे को। हाँ तब फिर ठीक है, इसके आगे तो कर लूंगा मैं। हाँ ठीक है। अब आते हैं जो मैकेनिज्म होता है इसका, है ना, PT2+ वाला, ठीक है, इसकी स्लो रेट होती है सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। हेलो, इसकी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रेट बहुत स्लो होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं, और मोस्टली इन्हीं को स्टडी, इसी के काइनेटिक वर्क को स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है, लाइक लेस देन 1 सेकंड में अगर रिएक्शन हो रही है, तो तुम उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि रिएक्शन कैसे हुई, कितनी फास्ट हुई। थोड़ा सा स्लो होना जरूरी है अगर अपन को उसको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट करना है, तो PT2+ में काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ की जाती है, इसी वजह से कि अगर उसका लिगेंड सब्स्टिट्यूशन कन्वेंसली थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। और PD2+ और AU3+ भी सेम शो करते हैं मैकेनिज्म, बट PT2+ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म जो होता है अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, वो होता है स्टीरियो रिटेंटिव। स्टीरियो रिटेंटिव का मतलब जो उसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा वो सेम रहेगा, पहले भी बाद में भी। रीजन मतलब क्यों होगा, क्योंकि जहां से लिगेंड जाता है छोड़ के, वहीं पे ही जो सेकंड एंटरिंग ग्रुप है वो एंटर कर रहा है, मतलब बीच में कोई इन्वर्जन नहीं होता। होता है ना, मतलब पहले एक टूट के गया, फिर इन्वर्जन हुआ, फिर दूसरी साइड पे अटैक हुआ, वैसा नहीं है, जहाँ से टूट के गया वहीं पे ही अटैक हुआ है, अबे ठीक है। ऐसा होता है ना SN2 में कि एक साइड से आया दूसरी साइड से चला गया, दूसरे वही साइड वही से चला वही तो बोल रहा हूँ कि ये इनऑर्गेनिक क्या है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन, नॉट ऑर्गेनिक कभी XN2 नहीं है, ये इंटरचेंज है। हाँ, यहाँ पे अपन एसोसिएटिव डिसोसिएटिव ऐसी बातें करेंगे, यहाँ पे अपन SN1 SN2 रिटेंशन उससे बात नहीं करनी है, ठीक है। तभी बोल ठीक है रहा हूँ, नहीं करनी। ऑर्गेनिक से कभी रिलेट मत करना इनऑर्गेनिक को, ये भाई इनऑर्गेनिक है, ये अलग ही अपने दम पे चलती है। तो जो स्टीरियो रिटेंटिव मैकेनिज्म होता है, मतलब कि कोई रिटेंशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी इन्वर्जन नहीं होता है, जहां से हाँ भाई। लिविंग ग्रुप गया है वहीं पे अपना एंट्री ग्रुप आएगा, ओके। हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई। ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है वो एसोसिएटिव या इंटरचेंज एसोसिएटिव रिएक्शन से आती है। एसोसिएटिव मतलब कि पहले मतलब जुड़ेगा फिर प्लेटिनम के टूटेगा, स्क्वायर प्लेनर जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो सारे एसोसिएटिव IA से जाएंगे। या हाँ, यस यस, एसोसिएटिव है, इंटरचेंज एसोसिएटिवली इंटरचेंज। हाँ एसोसिएटिव मतलब कि मतलब वही ये जो जुड़ेगा फिर होगा बाद में इनका, टूटेगा, और आइए मतलब कि एक साथ ही जुड़ रहा है और टूट रहा है, बट जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, डोमिनेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन आइएगा मतलब, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जो अब इसका इंटरमीडिएट, अगर एसोसिएटिव से जा रहा है तो एक इंटरमीडिएट बनेगा ऑब्वियसली, और अगर आईए मैकेनिज्म से जा रहा है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। दोनों होते हैं, उसका जो हाँ भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले एसोसिएशन हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 4 था, अब बढ़ के 5 हो जाएगा, ठीक है तो अब स्क्वायर पिरामिडल बनेगा? ना। अब नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत मतलब ठीक है, फास्ट 5 होगी ना। बनेगा, 5 बनेगा, ज्यादा दिमाग नहीं 5, लगाना। हाँ 5 कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है। तो अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, लाइक कि इनमें स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, इनकी लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है, और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है 5 आने के बाद, ठीक है। ये सब कारण होते हैं जिससे कि इनका होता है रिटेंशन। कोई भी मतलब इन्वर्जन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, रिटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो मतलब स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, छोटा सा टाइम है, मतलब इन्वर्जन का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है, और इनका स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है तो वो इन्वर्जन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसलिए इनका रिटेंशन होता है। कभी पूछा ना कि रिटेंशन का क्या कारण है, इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ इसमें, तो इसके रीजन है स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, नो रीअरेंजमेंट, शॉर्ट लाइफ टाइम एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। अब क्या 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 वो मैं तेरे को नोट्स भेज दूंगा, मैंने जो लिखे हैं, फिर से पढ़ लियो, ठीक है, ठीक ठीक है। है। उसके बाद ये वापस अपन ने रिएक्शन बता रही, जैसे कि ये एंटरिंग ग्रुप है वाई, अटैक कर रहा है, एक्स और वाई अलग अलग प्लेन में चले गए, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी थोड़ी सी। उसके बाद एक्स ग्रुप निकलेगा और वाई ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जो अपना भाई आवाज लीविंग नहीं आ ग्रुप, रही तेरी। हेलो हेलो, हाँ मैं हो अब रही आ क्या, रही है। तेरे को मेरी आवाज़ का क्या हो जाता है पता नहीं क्यों भाई। हाँ तो हेलो, चॉइस ऑफ लिविंग ग्रुप इन नहीं द आ स्क्वायर रही है, प्लेनर फॉर्म। अरे उसका ही प्रॉब्लम। हाँ तेरी प्रॉब्लम है भाई, मेरी आ रही है, ठीक है। तो इसमें जो बताया हुआ है कि ट्रांस इफेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा ज्ञान दिया हुआ है, बाकी आगे पूरा डिटेल में समझाएंगे वो, कि जो लिविंग ग्रुप होता है वो कौन सा निकलेगा, जैसे एक्स वाई ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है 5 कोऑर्डिनेट का, तो कौन सा, जैसे अभी यहाँ पे पहले 4 लिगेंड थे, एक्स थे, L1 L2 L3, 4 लिगेंड पहले से थे, वाई एंटर हुआ है, ठीक है, तो कोई ना कोई निकलेगा। तो कौन निकलेगा वो डिपेंड करता है कि
जो निकलने वाला है उसका ट्रांसफर कौन है, उसे बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, जो निकल चॉइस ऑफ लिविंग ग्रुप इज ए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड इन ट्रांस टू इट। जो निकल रहा है उसके ट्रांस में जो लिगेंड है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कौन अच्छा निकलेगा वो ट्रांस इफेक्ट है। ट्रांस इफेक्ट है वो डिटरमाइन करता है कि कौन निकलेगा, वो ट्रांस इफेक्ट होता है, वो आगे समझाएंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कराएंगे तुमको। ठीक है, अब हाँ भाई, यहाँ से जब मैं क्वेश्चन पूछा गया था, ये पढ़ लो ढंग से कि जो अपने वैलेंस बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, D5 S और P3। ठीक है, लास्ट के जो भी अपने वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं कि लास्ट के 5 D वाले, फिर S ऑर्बिटल, और लास्ट उसके बाद आगे वाले P, ये होते हैं। ठीक है, जैसे अपन किसी भी Fe2+ की बात करें तो अपन बोलते हैं ना कि Fe2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने S से निकाल दिए, और उसके बाद अपने जो बचे वो बने कितने, Fe कितने बचता है, 6 बचता है ना। अच्छा, तो ये बताना हाँ हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट ले रहा है? हाँ, वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो 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 वो तो ये ऐसे अपने पता वैलेंस बॉन्ड करेंगे ना होते हैं। कि ये जो सुन Eg ले और सुन Dg ले के। सुन ले सुन ले। ठीक है, ये अपने 8 वैलेंस बॉन्ड होते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब जो अपना हाइब्रिडाइजेशन होगा स्क्वायर प्लेनर का वो होता है हमेशा DsP2, और टेट्राहेड्रल के केस में sp3 होता है, सबको पता है। ठीक है, तो अपना जो स्क्वायर प्लेनर के केस में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो DsP2 होता है, जैसा अपने 12th में पढ़ा था। ठीक है, DsP2 में एक डी पार्ट लेता है जो कि dx2y2 होता है, एक s और 2 px py। ठीक है, ये 4 पार्ट लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब जो अपने पास 4 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, dxy dxz dyz और dz²। ठीक है, इन चारों में दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, और ये 4 चले गए हाइब्रिडेशन में पार्ट, तो पीजेड क्या रह गया, खाली। अब इसे जो पीजेड खाली है यहीं से अटैक होता है, जो एक जगह खाली रह गई ना, यहीं से जो लिगेंड होता है, इनकमिंग लिगेंड वो यहीं से आके अटैक करता है। जैसे कि ये बता रखा है कि पीजेड ऑर्बिटल खाली है, तो अटैक ऊपर से करेगा या नीचे से करेगा। ठीक है, और ये प्लेन मान लेगी जो Pd2+ के 4 डोनर एटम के साथ वो एक प्लेन है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ऊपर से या नीचे से अटैक हो सकता है। ठीक है, एक और बात बाद में भी आएगी शायद, पर अभी बता देता हूँ कि हाँ, यहाँ पे जो अपना Z² है, ये जो अपना DZ² है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ओब्वियसली। ठीक है, तो अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एक पीजेड है, पीजेड से अपना लिगेंड आ रहा है, और DZ² में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले लिगेंड को रिपेल करेंगे, इसलिए इसकी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन जो होती है वो ऑक्टेहेड्रल के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो रिएक्शन होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। क्यों, क्योंकि वो एक रिपल्सन हो रहा है पहली बात, दूसरी बात उसको साइड दो ही है ना, कि ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि ये अपना मॉलिक्यूल है, और कुछ अपना नया लिगेंड आया, एसोसिएट हुआ, और ये अपने ट्रांस में ऐड हो गया। ठीक है, पर ये शेष भी बना सकता है अगर बी, अगर जो इंटरमीडिएट है अपना, जो 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट है, उसको अगर इनफ टाइम मिले। ठीक है, और पीछे की अपनी वो स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी चेंज हो जाए, पीछे के मॉलिक्यूल घूम जाए, तो अगर इसको थोड़ा टाइम मिलेगा, स्टेबल होगा, तो ये चेंज भी कर सकता है और शेष भी बना सकता है, पर मोस्टली केसेस में ट्रांस ही बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट स्लाइड इस पहली PDF की। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, सिंपली समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा उसमें बता रखी थ्योरी। ठीक है, कि अपना एक पीटी है, 2 अपने एक्स वाई और एक लिगेंड है, और 2 लिगेंड ये हैं, तो ये दोनों लिगेंड जो L1 और L3 है, ये दोनों तो dx²y² में है। L2 जो लिगेंड है अपना वो dz² में है, x और y है वो px py में है, इस टाइप से मान सकता है। ठीक है, z² px py, और बाकी जो ये x² dx²y² में चले गए। ठीक है, वो पूरा हाइब्रिडाइजेशन अपना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सॉरी एंटरिंग ग्रुप है ना भाई, तो ये तो पीजेड में होगा ना, ये पीजेड में है। ठीक है, एंटरिंग ग्रुप वाई, L2 X और Y, ये तीनों पी डायरेक्शन में, बेसिकली इतना मान लिया, एक PZ PX और एक PY हो गया कंप्लीटली। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। तो जो यहाँ पे पाई बॉन्डिंग होती है ये हो सकती है DXY के बीच में, और L X और Y इन तीनों में से एक ले लो, और एक कोई DXY ले लो, इनके बीच में पाई बॉन्डिंग हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि हो ही हो। ठीक है, हो सकती है ये बोला है। ठीक है, पर ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बॉन्डिंग स्कीम, बट में फॉर्म है स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, एग्जांपल NH3, जैसे NH3 केस में होता है ना, NH3 बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर होता है, तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यार पढ़ लियो फिर से भी, मतलब थोड़ी अजीब सी स्लाइड है, पढ़ना चाहिए तो, पर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान रख ले कि जो पाई बॉन्डिंग होती है वो किस किस के बीच में हो सकती है, तो DXY के बीच में, प्लस उसके साथ में कौन होगा, L² X और Y,
L2 नहीं सॉरी L2 है सेकंड लिगेंड, Y X और Y, इन तीनों में से कोई एक ले ले और एक DXY ले ले, उनके बीच में पाई बॉन्डिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है ये पर, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाता है, अगर NH3 वगैरह जैसे लिगेंड आ गए तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब अपन अपनी सेकंड PDF पे चलते हैं जल्दी से, काफी टाइम हो गया इसको पहली को। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ देख पा रहे हैं सेकंड PDF देख पा रहे हैं? रेट एंड इफेक्ट, रेट एंड इफेक्ट दिख रही है? वो खत्म हो गई, हम्म। वो स्लाइड 68 स्लाइड थी उसमें। अबे उसको अरे 3 पार्ट नहीं, में तोड़ इसने दिया उसके मैंने, 3 पीस किए हुए हैं। अच्छा ठीक है। सेकंड पीस में आ गए अपन उसके, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक आगे है। वापस रेट इक्वेशन पे आते हैं। जो रेट बता रखी है उसमें ये बता रखी है कि जो PD2 प्लस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एसोसिएटिव और या फिर डिसोसिएटिव पाथवे से जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। और एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव में तुम्हें पता है कि एसोसिएटिव पाथवे से जाता है ना अपना नॉर्मल, जो अपना होता है वो एसोसिएटिव से जा रहा है, हमेशा ही देख रहे हैं अपन, ठीक है। हाँ एसोसिएटिव जा रहा है तो डेल्टा एस और डेल्टा वी दोनों क्या होगा, नेगेटिव होंगे एसोसिएटिव से होने तो, ठीक है ना। जो डेल्टा एस नेगेटिव डेल्टा वी नेगेटिव दोनों सपोर्ट करते हैं इस चीज को, ठीक है। और ये एसोसिएशन एसोसिएटिव पाथवे से जाता है अपना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन पूछा था जो मेरे को नहीं आया था, उस टाइम भूल गया था मैं। तो जो डिसोसिएटिव पाथवे होता है वो क्यों नहीं होता, वो अनफेवरेबल है बिकॉज ML4 जो है अपना लिगेंड है, 4 लिगेंड है और एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, वो ML3 बना देगा एक निकलने के बाद, जो कि बहुत अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि एक तो अनस्टेबल होता है और उसमें कम लेस बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत लेस स्टेबल होता है, ये बनता ही नहीं है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसीलिए अब ये डिसोसिएटिव पाथवे से नहीं जाके एसोसिएटिव पाथवे से जाता है। ये यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था आज का, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अनस्टेबल हाँ वो बता ही दिया हूँ, ठीक है। जितने भी ये देख ले, जितने भी PT2 प्लस के जितने भी ये आए हैं कॉम्प्लेक्सेस है, उन सब में डेल्टा एस बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लाइक -1 -2 नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है डेल्टा एस, और डेल्टा वी भी नेगेटिव है, मतलब कि ये श्योरली शो कर रहे हैं कि ये सब एसोसिएटिव पाथवे से जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब रिएक्शन शो करती है सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि अगर x और y सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखी है सिंपल है तो इन्होंने, ठीक है। PTL3 एक PT कॉम्प्लेक्स है, L3 लिगेंड लगे हुए हैं, एंट्री ग्रुप लिगेंड ग्रुप, ये निकल गई रिएक्शन। तो इसकी जो रेट होगी वो रेट डिपेंड करेगी K1 इंटू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स प्लस K2 इंटू ये जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है कंप्लीट अपना PTL3x और y। बेसिकली रट ले, मतलब अपन कोई काइनेटिक्स से देखते हैं तो अपन काइनेटिक्स से तो ये देखते हैं ना कि ये सेकंड वाला टाइम ओनली आना चाहिए K2 PTL3x और y, पर फर्स्ट टाइम भी आ रहा है इसमें पता नहीं क्यों, बट रट ले एक तरह से कि हाँ ठीक आता है, कांस्टेंट की तरह कुछ, ठीक है। आगे समझ लेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो ये रिएक्शन होती है, अगर उसमें अगर अपन एस वाई जो है अपना उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लें, लाइक अपना लिगेंड बहुत ज़्यादा एक्सिस में है, तो लिगेंड की जो टी टाइम पे कंसेंट्रेशन होगी और जीरो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी वो लगभग सेम होगी, ठीक है। और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन तो लगभग सेम रहती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि ये रिएक्शन जो होती है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है, ठीक है। लाइक इसमें क्या किया इन्होंने, PTL3x को कॉमन ले लिया तो ये बन गया K1 प्लस K2y, और फिर PTL3x बार बन गया, ठीक है। तो K ऑब्जर्व हो गया K1 प्लस K2y। ये भी एक क्वेश्चन अपन से पूछा था जो मेरे से नहीं हुआ था एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्या था इसमें, हाँ K ऑब्जर्व इक्वल टू K1 प्लस K2y, ठीक है। अब यहाँ पे K1 और K2 किसे निकालते हैं वो बताएंगे आगे ग्राफ से। K ऑब्जर्व भी हो गया, तो क्योंकि y एकदम बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सिस में है तो किसी भी टाइम t पे और किसी भी टाइम 0 पे कंसेंट्रेशन सेम रहेगी इसकी, तो ये K ऑब्जर्व एक कांस्टेंट हो गया, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर बट सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि एक अपन कंसेंट्रेशन y लेंगे और उसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन पे अपन K ऑब्जर्व निकालेंगे, उसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डिपेंड वो पता चलेगा अपन को कि इंटरसेप्ट आएगा वो K1 आएगा और जो अपनी स्लोप आएगी वो K2 आएगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि देखने के लिए कि किस किस का इफेक्ट होता है, हमने एक और ऑपरेशन किया, ठीक है। इसमें इस बार अपन ने ये वाला दिख रहा है ना जिसमें दो ग्राफ है ब्लू और रेड, ठीक है। तो ब्लू एक अपन ने लिया HCN माइनस और एक लिया I माइनस, दोनों बार रिएक्शन करी तो फिर अपन को पता चला कि सेम सॉल्वेंट में रिएक्शन करी, तो पता चला कि जो इंटरसेप्ट है वो सेम आया पर स्लोप अलग अलग आई। उसका मतलब क्या है कि जो इंटरसेप्ट था K1 वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, अगर सॉल्वेंट चेंज होगा तो ही चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। और जो K2 होता है स्लोप जो होती है वो डिपेंड करती है लिगेंड पे, ठीक है।
जो K2 होगा वो लिगेंड पे डिपेंड करता है, और K1 जो होती है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट में अपन ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन, हाँ ये चीज, अब देख ये केस बनता है जबकि अगर सॉल्वेंट तेरा लिगेंड हो, लिगेंड की तरह हो, लाइक H2 हो गया, CH3CN हो गया, MEOH हो गया, Me2SO हो गया, ये सब क्या है कि सॉल्वेंट है जो कि एक पोटेंशियल लिगेंड भी है। तो ये क्या करते हैं कि compete करते हैं एंटरिंग ग्रुप वाई के साथ रिएक्शन करने में। कैसे? तो एक पाथवे तो अपना हो गया सिंपल कि भाई एक्स है, एंटरिंग ग्रुप वाई है, और K2 में K2 अपना रिएक्शन कांस्टेंट हो गया और अपना काम हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। पर सेकंड क्या हो रहा है कि जो एस है वो अटैक कर रहा है पहले, और वो स्लोअर स्टेप में अटैक कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और फिर फर्स्ट स्टेप में वाई उसको रिप्लेस करते जा रहा है बार बार। जो अपना एंटरिंग ग्रुप है वो उसको एस को रिप्लेस कर गया सॉल्वेंट को। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन एक साथ अकर होती है और एक दूसरे के साथ कंपीट करती है। तो इस केस में जो रेट रिएक्शन होती है ना अपनी, वो रेट अपन देते हैं K1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, अपना जो कॉम्प्लेक्स है PTL3X, और S कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो, प्लस K2 सेकंड टाइम सेम है K2 PTL3X और Y। ठीक है, बस इतना ही था इस रिएक्शन मैकेनिज्म में। रिएक्शन मैकेनिज्म में खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है अपन ट्रांस इफेक्ट में। इंपॉर्टेंट इफेक्ट भाई, काफी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ट्रांस इफेक्ट। सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। ट्रांस इफेक्ट क्या है? ट्रांस पे जो भी लिविंग ग्रुप निकल रहा है अपना, उसकी ट्रांस पोजीशन पे कोई एक ऐसा अपना लिगेंड है जो कि स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, या फिर स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक है, तो ये रेट को इंक्रीज करते हैं, मतलब और सामने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे, सॉरी पता नहीं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का तो कुछ इतना कंसेप्ट ध्यान रख ले। हाँ हो सकता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हाँ होता है। याद कर लेता हूँ मैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है या स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है। ठीक है, ये दो केस है, तो वो एक अच्छा ट्रांस इफेक्ट लगाता है और रेट इंक्रीज करता है, सामने अपने सामने वाले लिगेंड को निकलने में मदद करता है, कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करता है। ठीक है, अब आते हैं, वैसे तो ये स्पेक्टेटर आयन है क्योंकि लाइक ये रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा, बट ये इन्फ्लुएंस कर रहा है ना रिएक्शन को, इसलिए इसको ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो चीज से अराइज होता है, ग्राउंड स्टेट से और ट्रांजिशन स्टेट से। ट्रांजिशन स्टेट इटसेल्फ, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होगी? जब अपन बॉन्ड वन टूट जाएगा तो उस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। ठीक है, या एसोसिएशन हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, उस स्टेट को ट्रांजिशन इफेक्ट बोल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। या तो वहां से अराइज होता है, ग्राउंड स्टेट से अराइज होता है। वो चीज मेरे को भी थोड़ी समझ में नहीं आई, पर एक बार रीड लगा लियो यहाँ पे। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, तो अब क्या होगा कि जैसे जो दो लिगेंड होते हैं जो एक दूसरे के ट्रांस में होते हैं, एक मेटल है, दोनों दोनों तरफ दो लिगेंड है। ठीक है, जो एक दूसरे के ट्रांस में है, तो दोनों लिगेंड क्या होते हैं, एक ही ऑर्बिटल शेयर करते हैं, लाइक P X बना ले कोई, तो दोनों तरफ लिगेंड लगे हुए हैं। तो अगर एक लिगेंड तरफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरा लिगेंड कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो वो जो M L की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो यही होता है कि दूसरे वीकर लिगेंड को लीव होना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे करते हैं हम? इससे बॉन्ड लेंथ मेजर कर लो, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मेजर कर लो। ठीक है, मेटन टू लिगेंड NMR लगा लो, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, उससे अपन को पता चल जाएगा कि हाँ भाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेस हैं। उसका मतलब है कि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, सिमेट्रिकल बॉन्ड लेंथ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है, वो वीक बॉन्ड है, वो टूट सकता है। ठीक है, इसी में आते हैं सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट। सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट मतलब कि सिग्मा डोनर के कारण होता है, और फिर बाद में आएंगे एक होता है पाई बॉन्डिंग इफेक्ट भी आएगा। हाँ, पाई बॉन्डिंग इफेक्ट, जो कि वो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होता है ना, वो बताता है कि स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट में आते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट में क्या है कि, एक मिनट रुक, क्या था इसमें, अच्छा हाँ, इसको दो फैक्टर में दे सकते हैं अपन। ठीक है, तो ट्रांस इफेक्ट सिग्मा बॉन्डिंग के केस में क्या करता है, एक तो अपने PX बॉन्ड को वीक कर रहा है, जो लिविंग ग्रुप है उसको आसानी कर रहा है लीव करने में। ठीक है, क्योंकि दूसरा वाली तरफ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी अपनी, ठीक है, जो कि 5 कोऑर्डिनेट वाले एसोसिएशन हो गया, तो 5 कोऑर्डिनेट बन गया, तो एक वो बन गई ना, एक अपनी ट्रांजिशन स्टेट बनी, वो हायर बनेगी। पर अगर उसको मेटल के पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा वो, तो वो एक स्टेबलाइज करेगा उसको, मतलब एनर्जी बढ़ा देगा, और उस LFSC जो होती है लिगेंड फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसको बढ़ा देगा और इंटरमीडिएट को थोड़ा स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये मदद करता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, अगर ग्राउंड स्टेट काफ़ी नीचे है और ट्रांजिशन स्टेट काफ़ी ऊपर है, ठीक है, तो इसमें बोलते हैं अपन पुअर ट्रांस इफेक्ट है, कोई ट्रांस इफेक्ट नहीं है, बहुत कम ट्रांस इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट काफ़ी हायर है। ठीक है, अगर ये केस है कि तुम्हारा वो है ग्राउंड स्टेट काफ़ी
ग्राउंड स्टेट और वो अपनी ट्रांजिशन स्टेट के बीच में डिफरेंस काफी कम है, उसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रांस इन्फ्लुएंस लग गया है, सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट लग गया है, ठीक है। ताकि ग्राउंड स्टेट को उन्होंने हायर एनर्जी में ले दिया है, ले गए हैं, ठीक है। और पाई बॉन्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि डिफरेंस तो कम होता ही है, पर जो होती है अपनी वो होती है ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो कम हो जाती है। तो ग्राउंड स्टेट पहले का और तीसरे का देख, ग्राउंड स्टेट सेम पोजीशन पे है, ग्राउंड स्टेट और फाइनल स्टेट भी सेम पोजीशन पे है, पर इसमें क्या हुआ है कि ट्रांजिशन स्टेट लोअर आ गई है, ठीक है। तो जो पाई बॉन्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो क्या करता है कि ट्रांजिशन स्टेट को लोअर ले आता है, ताकि एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों इफेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, और अगर पूरा ट्रांस इफेक्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हो जाएगी काफी खतरनाक वाली, जो भी है, ठीक है। तो जैसे अपन इस पी टी और टी मतलब कि ट्रांजिशन एटम, एक्स मतलब कि लीविंग ग्रुप, तो देख सकते हैं कि जो लेंथ होती है सिस जो केस अपना, ठीक है, इसमें जो पी टी सी एल की बॉन्ड लेंथ आ रही है 2.376 आ रही है, ठीक है। और जो अपना ट्रांस वाला है उसमें आ रही है 2.294। तो भाई जो सिस वाला केस है इसमें ट्रांस इफेक्ट ज्यादा कर रहा है, क्योंकि पीटी के पीएमई3 के सामने कौन है, सीएल है सिस वाले केस में, और इसमें सीएल के सामने सीएल, पीएटी3 के सामने पीटी3। तो इसमें तो भाई कंपेरिजन ही नहीं है ना, दोनों सेम चीज है, तो लड़ाई करेंगे तो जीते बराबर ही आएंगे, टाई होगा मुकाबला, ठीक है। पर इस वाले केस में अलग है, एक सीएल है एक पीएमई3 है, तो किसी एक ने ज्यादा इफेक्ट लगाया किसी एक ने कम इफेक्ट लगाया, तो बॉन्ड लेंथ पीटीसीएल की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, मतलब कि क्या हो गया कि पीएमई3 ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो पीटीसीएल बॉन्ड वीक हो गया। अब पीटीसीएल बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें बताया है कि बाकी तो मैं थ्योरी है थोड़ी सी फालतू वाली, तो वो पढ़ लियो, कंसेप्ट तो हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो भी ट्रांजिशन होता है सिग्मा डोनर होता है, उसके लिए ऑर्डर होता है, PR3 ज़्यादा डोमिनेट करता है, CN माइनस, फिर I माइनस, CS3 CN, CL माइनस, NS3 भी एक सिग्मा स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर माना जाता है, फिर OH माइनस, जितने माइनस वाले होते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर होते हैं ये, ठीक है। तो एक ऑर्डर है, इसको ऑर्डर को याद नहीं करना है बेसिकली, बट हाँ ठीक है एक बार देख लेना। और क्या बच गया, हाँ बस इतना ही है, ठीक है। नीचे वाले में आते हैं, ओके। सो अब यहाँ से इन्होंने पाई का स्टार्ट कर दिया कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो पाई इफेक्ट से भी होता है, इन्फ्लुएंस होता है। कैसे कि भाई अगर इन्होंने ट्रांजिशन स्टेट है, उसने क्या कर लिया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो मेटल को क्या बना देगा, डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इस पर बहुत आसानी से अटैक हो पाएगा, मतलब अटैक के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये होता है अपना पाई बॉन्डिंग इफेक्ट, बेसिकली यही पाई बॉन्डिंग इफेक्ट है। जो ट्रांस लिगेंड क्या करता है, पुल आउट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी अपना गिविंग, जो भी अपना लिगेंड है वो जो भी मेटल को देने आया है, तो वो आसानी से उसके साथ एसोसिएट हो पाए ताकि, और ये क्या करता है स्टेबलाइज भी कर देता है ट्रांजिशन स्टेट को। जैसे कि अपन ने देखा था कि ये ट्रांजिशन स्टेट लोअर हो जाती है ना यहाँ पे पाई बॉन्डिंग इफेक्ट में, मतलब कि उसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो गई है, तभी तो लेवर है, मतलब स्टेबलाइज, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबलाइजेशन घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी, और एनर्जी कम हुई मतलब कि स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज ए पाई बॉन्डिंग इफेक्ट। पाई बॉन्डिंग इफेक्ट जैसा कि मैंने बताया कि जो अपना ट्रांस लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होता है, वो पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू, पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू वो अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मोर ससेप्टेबल टू अटैक होता है, ठीक है। अब आते हैं कि हाँ, अब जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, पाई बॉन्डिंग हो गई, एक तो ट्रांस ने जो अपना ट्रांस मेटल है टी, ठीक है, ट्रांस लिगेंड, उसने क्या कर रखा है मेटल को एक तो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं सिग्मा से, और पाई बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग से वापस ले रखे हैं, तो मतलब एक काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो 5 कोऑर्डिनेटेड जो अपना कॉम्प्लेक्स बनता है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाएगा, सबको पता है 5 कोऑर्डिनेटेड बनेगा, ठीक है। तो उस ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करता है, कैसे करता है कि वो जो अपनी होती है ना भाई बॉन्ड क्लीवेज होगा, जैसे पीटी एक्स के जो बॉन्ड क्लीवेज होगा उससे क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी को पार्शियली ऑफसेट करता है, इसमें एक टर्म था शायद पार्शियली ऑफसेटिंग, हाँ था भूल गया क्या जो लिखा था, ये रहा पार्शियली ऑफसेटिंग, ठीक है। पार्शियली ऑफसेटिंग द इंक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू mx बॉन्ड ब्रेकिंग। mx जो मेटल और लिगेंड बॉन्ड की ब्रेक होगा, वो जो उससे अपनी एनर्जी इंक्रीज होगी उसको थोड़ा ऑफसेट कर देगा, ठीक है। इसकी वजह से ये काफी वो पाई बॉन्ड इफेक्ट लगाता है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करता है, इसका ऑर्डर ही होता है लाइक Br माइनस, I माइनस, NCS माइनस। ये जो लिगेंड है वो ज्यादा पाई एक्सेप्टर होते हैं, अच्छे पाई एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट था, ठीक है। Pt2 प्लस सॉफ्ट एसिड होता है, तो जैसे कि HSAB के प्रिंसिपल से जानते हैं कि सॉफ्ट एसिड को सॉफ्ट बेस पसंद है,
हार्ड एसिड का, हार्ड बेस पसंद है। सॉफ्ट जो भी होते हैं वो साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं, मान लें कि जैसे रुई है तो सॉफ्ट है, साइज बड़ी हो गई, और जो हार्ड होते हैं वो थोड़े साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। लाइक जैसे लोहा है तो छोटा हो गया, इस टाइप से कुछ भी टर्मिनोलॉजी से याद कर सकते हो, ठीक है। और जो ट्रांसफिक का ऑर्डर होता है वो ये ऑर्डर होता है ओवरऑल। ट्रांसफिक मतलब कि सिग्मा पाई सबको ऐसे कोरिलेट करके अगर देखे जाए तो ये ऑर्डर बन के आता है, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं ज़्यादा ट्रांसफिक लगाएंगे, ये कम लगाएंगे, उस टाइप से H2O का, ठीक है। अब आते हैं अपन स्टेरिक इफेक्ट पे, क्योंकि अपना ट्रांस इफेक्ट कंप्लीट, जाते हैं स्टेरिक इफेक्ट पे। खत्म होने वाली ये भी जल्दी से करते हैं, हाँ काफ़ी टाइम हो गया मेरे को लेते क्लास, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट पे आते हैं। हाँ, तो स्टेरिक इफेक्ट क्या होती है? जब भी स्टेरिक इफेक्ट होता है ना, तो स्टेरिक इफेक्ट हमेशा डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करती है, लेकिन वो हमेशा फेवर करती है कि डिसोसिएशन हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस हो रहा है, तो अगर एक आध बॉन्ड टूट जाएगा तो स्ट्रेन रिलीज होगा। बेसिकली काफ़ी स्ट्रेन आ चुका है, 5-6 बॉन्ड आ चुके हैं, तो भाई काफ़ी स्टेरिक इफेक्ट फैक्टर बन गया है। अभी यहाँ पे तो तुम्हें कम दिखेगा, बट जैसे ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 पहले से हैं, 7वां आ गया, तो भाई काफ़ी दिक्कत वाली बात है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ गया है, तो एक आध टूट जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो ये डिसोसिएशन पाथवे फॉलो करती है, ठीक है, कि भाई पहले डिसोसिएशन हो जाए, बाद में अपना कोई अटैक हो, या साथ में हो रहा हो तो पहले भी डिसोसिएशन ज़्यादा फेवरेबल हो अटैक से, ज़्यादा पहले डिसोसिएशन ऑक्टेहेड्रल में वो करे। हाँ, ऑक्टेहेड्रल केस में भी स्टेरिक इफेक्ट होता है, बताऊंगा आगे आएगा, तो उस तो केस में अभी भी अपन ऑक्टेहेड्रल में डिसोसिएशन पहुंच गए क्या? ना, अपन टेट्राहेड्रल में ही है, पर मैं बता रहा हूँ ठीक कि है ठीक है। टेट्राहेड्रल में तुम्हें स्टेरिक इफेक्ट है, फिर भी तुम्हें एसोसिएशन ही देखने को मिलता है, क्योंकि 4 से 5 ही हुआ है ना। पर ऑक्टेहेड्रल केस में अगर 6 है और एसोसिएशन हो गए तो 7 हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 मतलब बहुत ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट आएगा, पहले ही 6 है वहाँ पे, तो वो फॉलो करते हैं कि अगर कोई लिगेंड आ रहा है तो साथ में कोई लिगेंड टूट जाए, ठीक है, तो बॉन्ड जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो डोमिनेट करे बॉन्ड फॉर्मेशन पे। तो या तो आईडी मैकेनिज्म हो या फिर डिसोसिएशन मैकेनिज्म हो, मतलब पहले 5 हो जाए फिर वापस 6 हो जाए, ठीक है। स्टेरिंग हिंड्रेंस का वो इफेक्ट होता है, हमेशा GCCO2 को सपोर्ट करती है, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या बता रखा है इन्होंने, सेंटर, हाँ मतलब वही बल्कि ग्रुप है, जैसे pyridine है, कम बल्कि ग्रुप है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिर थोड़ा बल्कि और कर दिया तो 10⁻⁴ हो गया, थोड़ा और बल्कि कर दिया तो 10⁻�6 हो गया, रिएक्शन हो ही नहीं रही, मतलब वो स्लो टू स्लो होती गई रिएक्शन, जितना स्टेरिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा रिएक्शन स्लो टू स्लो होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि बल्कि ग्रुप जो होंगे, जैसे ये बल्कि ग्रुप है, ठीक है, अब ये बल्कि ग्रुप क्या होंगे कि जो अपना लिगेंड आने वाला है उसको एंटर नहीं होने देंगे। अब जब एंटर नहीं होगा तो एसोसिएशन नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एसोसिएटिव पाथवे फॉलो करता है अपना ये, तो ठीक है ना। हेलो हेलो, हाँ भाई आ रही है बात। हाँ हाँ गो ठीक ऑन है, गो ऑन। तो ठीक है, अगर बल्कि ग्रुप है तो, अगर बल्कि ग्रुप है ट्रांस में, अगर जैसे जहाँ से अपन, जैसे यहाँ पर अगर अपन को Cl निकालना है, बल्कि ग्रुप अगर इसके ट्रांस में हो तो थोड़ा इफेक्ट कम पड़ेगा, पर अगर इसे सिस में हो, जैसे इस केस में दोनों में दिखा रखा है, एक में ट्रांस में दिखा रखा है, एक में सिस में दिखा रखा है, यहाँ पर ट्रांस में है तो देख काफ़ी कम इफेक्ट है, पर सिस में है तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, ठीक है। तो ये अपन देख ही सकते हैं कि सिस में है तो भाई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ट्रांस में तो थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है बट कम पड़ता है, ठीक है। ओके, यही चीज़ बता रखी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आते हैं PtCl4 और 2Pr3 जो चीज़ है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हैं। हाँ, जो NiCN4 होता है ना, बताया था Na2+ के कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, NiCN4 एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अगर इसमें एसोसिएशन होगा तो NiCN5 बनेगा, तो मतलब बेसिकली इसको अपन डिटेक्ट करके आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब ये एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। और कुछ बता नहीं रखा। बाकी 2 क्वेश्चन थे कि ये प्रेडिक्ट करना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, और एक ये बताना है कि ये क्यों होगा, इसका रीजन बताना है तुम्हें, ठीक है। इन टर्म्स जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों खाली छुट्टियां हैं, ये तुम मेरे को सोल्व करके दोगे एज ए होमवर्क। आगे बढ़ते हैं ताकि मुझे पता चले कि तुमने कुछ सीखा है, कर लोगे आसानी से, ठीक है। और नहीं आए तो फिर पूछ लेना हाँ भाई पक्का वाइवा के देंगे। पहले, और नहीं हुई तो पूछ लेना वाइवा के पहले कि भाई क्या आंसर होगा, मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं कि हाँ फिर तुम भाई। चलेगा पड़ेगी, ठीक है। नहीं भाई पूछ अब लेंगे, नंबर चाहिए। हाँ नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अपन ने ट्रांस इफेक्ट को ऑपरेशन बनाने के लिए अपन ने एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइक PtCl4 लिया, NH3 डाला, एक अपना PTN बोर्ड बन गया, ठीक है, ये अपना कॉम्प्लेक्स बना PtCl और NH3, ठीक है, सिंपल। उसके बाद अगर अपन ने दूसरा NH3 डाला यहाँ पे, ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि देख, दोनों दो चीज़ें, NH3 है, एक Cl है, ठीक है। NH3 स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है, पता है, ठीक है।
पर Cl माइनस भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है, अपन जिससे ऊपर देखा था सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट में, कहाँ गया सिग्मा 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 सिग्मा, ये रहा, हाँ अगर तुम्हें दिख रहा हो तो NH3 के ऊपर आता है Cl, ठीक है, तो Cl माइनस ज़्यादा सिग्मा डोनर है, ज़्यादा सिग्मा डोनेट करता है NH3 के मुकाबले, राइट? राइट। ओके ठीक है, परंतु फिर भी यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे हो गई भाई लड़ाई दोनों के बीच में, ठीक है, बड़े से लड़ पड़े दोनों के दोनों कि भाई अब कौन टूटे। Cl बोल रहा है कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, पर एक यहाँ पे केस होता है कि Pt और N का जो बॉन्ड होता है, Pt-N बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, भले ही वो कम सिग्मा डोनेट कर रहा हो, Cl ज़्यादा सिग्मा डोनेट कर रहा हो, पर Pt-N जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, वो टूटता ही नहीं है। तो कभी किसी भी रिएक्शन में तुम्हें बोले Pt-N का बॉन्ड तोड़ना है तो भाई मुश्किल है तोड़ना, ठीक है, टूटेगा मतलब अगर सारी Pt-N NH3 जैसे Pt NH3 का होल 4 ले लिया तुमने, Cl डाला तो ऑब्वियसली वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है, पर इस केस में जो टूटना मुश्किल है, तो फिर ये दूसरे दो Cl होते हैं, इन जैसे पहले एक Cl टूटा था वैसे ही दूसरा Cl टूटेगा और तुम्हें एक सिस कंपाउंड मिलेगा NH3 NH3, ठीक है। हेलो, अर्पित अर्पित इसे एक टाइप से एक्सेप्शन मान लूं क्या मैं, कि मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि ट्रांस इफेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है ना, कि कर रहा है? ना मतलब ट्रांस इफेक्ट तो क्या बताता है तुम्हें कि तो कौन ज्यादा सिग्मा डोनेट करेगा, ठीक है। हाँ, और अगर कौन ज्यादा सिग्मा डोनेट करेगा तो हम्म, वही ज्यादा तेरा क्या कहते हैं फेवर करेगा लिगेंड को रिमूव करने के लिए सामने वाले, हम्म, है ना। अब अगर वो सामने वाले को ज्यादा डोनेट करेगा, कहाँ है नहीं नहीं, मतलब वो सामने वाले को लाइन। लीव ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जरूरी नहीं कि वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, पर Pt-N जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है जनरली इन नेचर में Pt-Cl बॉन्ड से, ठीक है, वो अपन उस वो होता है ना कुछ साइज का कुछ देखते हैं कि NH3 एक साइज है, Pt का कुछ साइज है, फिर वो Pt2+ का साइज है, Cl का बड़ा साइज हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वगैरह से देखते हैं ना कुछ, तो अपन पता ही है, मतलब Pt-N बॉन्ड ज्यादा जनरली स्ट्रॉन्गर होता है Pt-Cl से, बस थोड़ा सा है, ठीक है इफेक्ट, बाकी बल्कि वो है कि भाई सिग्मा ज़्यादा दे रहा है Cl माइनस, परंतु फिर भी Pt-N बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो यहाँ पे न NH टूटेगा न Cl टूटेगा, ये जो दोनों Cl है इनमें से एक Cl जाएगा जिससे पहले गया था और अपना सिस कंपाउंड बनेगा, ठीक है। पर अब किसी ने बोला कि नहीं भाई वो तो ट्रांस बनाना है, अब ट्रांस कैसे बनाए, ठीक है, क्योंकि दो अब हमने PtCl4 लिया, दोनों बार NH डाला और ये अपना सिस कंपाउंड बन गया, अपन को तो ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस बनाने के लिए क्या किया कि PtNH4 से शुरुआत की, ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ भाई सही हाँ, जा रहा है। PtNH3 का ऑल फोर से शुरुआत की, एक Cl डाला, एक बॉन्ड टूटा, यहाँ तक आ गए अपन, ठीक है। हेलो, हाँ भाई उल्टा कर रहा है ना, मतलब हाँ हाँ PtNH4 से बनाएगा ट्रांस बनेगा, ठीक है। हाँ हाँ, और यहाँ तक आ गए अपन। अब इस वाले केस में क्या है कि यहाँ पे Pt-N बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, दोनों जो हॉरिजॉन्टल में दिख रहे हैं वो दोनों Pt-N बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये नहीं टूटेंगे। बाकी Cl जो है वो ज्यादा सिग्मा डोनेट कर रहा है, तो अब भले ही ये NH3 ज्यादा वो है स्ट्रॉन्गर है, पर फिर भी टूट जाएगा और Cl डाल देगा, ठीक है, अब Cl उसकी जगह अटैच हो जाएगा, तो ये अपना ट्रांस कंपाउंड बन जाएगा। तो अपन यहाँ से बेसिकली इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है, ये मान सकते हैं कि PtCl4 से शुरुआत की, दो बार NH3 डाला, सिस कंपाउंड बना, इससे कंक्लूजन अपना क्या निकला कि Pt-N बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है PtCl बॉन्ड से, ठीक है, ये इसका एक माने कंक्लूजन है, ठीक है, इस हाँ रिएक्शन से। और इस रिएक्शन से क्या पता चला अपन को कि Cl माइनस ज्यादा सिग्मा डोनेट करता है NH3 से, ठीक है, तभी तो भाई Cl माइनस ज्यादा सिग्मा डोनेट किया, NH3 को निकलना ही पड़ा, फिर दोनों से एक को निकलना था तो NH3 को निकलना पड़ा। तो बेसिकली वहाँ अपन ये दोनों एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है, ऊपर पहले ही बताया कि ट्रांस इफेक्ट ऑपरेशन, पर इनका ऑपरेशन किया तो तो पता चला यहाँ पे कि ये वाले में जो हुआ है, यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट लग गया ना Cl का। हाँ, नीचे वाले में ट्रांस इफेक्ट आ गया Cl का, हम्म। और ऊपर वाले में Pt-N बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो PtCl बॉन्ड ज्यादा आसानी से टूट गया था, ठीक है, वहाँ पे कोई ट्रांस इफेक्ट ऊपर नहीं ऐसा लगा, क्यों मतलब नहीं हुआ भाई, मतलब ठीक है रहने देते रट्टा मारते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंट करके देखा तो पता चला कि Pt-N बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है PtCl से, यहाँ कोई ट्रांस इफेक्ट नहीं लगा, नीचे वाले में ट्रांस इफेक्ट लग गया, ठीक है। हम्म, ठीक है भाई, ठीक चलो, है। ओके। उसके बाद फिर वापस यहाँ फिर हमने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, पहले NH3 डाला, एक रिप्लेस हो गया, फिर NO2 डाला, NO2 डाला, तो अब भाई कौन कौन को जाना चाहिए भाई, जैसे पहले हुआ था NH3 के बाद NH3 डाला था तो ये वाला Cl रिप्लेस हुआ था, सेम इस बार भी NO2 डाला तो वही वाला Cl रिप्लेस हुआ, तो यहाँ से भी अपन को एक और सेम कंक्लूजन मिला कि Pt-N बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो भाई नहीं निकलेगा, यहाँ पे तुम ट्रांस इफेक्ट लगाओगे तो तुम क्या लगाओगे कि भाई अपना NH3 को निकालो NO2 पटक दो, पर नहीं,
नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि पी एन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ से भी सेम कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है। फिर भाई उन्होंने एक और वो किया भाई, अब चलो वापस NO2 पहले डालते हैं। इसमें पहले क्या डाला, पहले NH3 बाद में NO2। सुन, ये जब 3 Cl थे तो कुछ और हुआ है, मतलब कंडीशन अलग हुई थी। हाँ ये वाले में और ऊपर जा, जहाँ पे हाँ यहाँ से रुकिए थे। तो जब अपने पास 3 यहाँ पे, हाँ ये वाले में जब 3 Cl थे तो Cl निकला था अपना NH, हाँ ये वाला। हाँ, यहाँ और पे भी दूसरे वाले में यहाँ भी 3 Cl थे तो Cl निकला, क्योंकि PTN बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, नहीं टूटेगा। और यहाँ पे भी जब 3 Cl थे तो यहाँ पे भी वही हुआ कि तुम्हारा ये वाला Cl ही निकला, क्योंकि PTN बॉन्ड नहीं टूटेगा। हाँ सही जा रहा है। ठीक है। फिर हाँ हमने उल्टा किया, पहले NO2 डाला बाद में NH3 डाला। ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हाँ, हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इनसे अपन फैक्ट निकाल रहे हैं। तो भाई एक फैक्ट तो अपने ये निकला कि PTN बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है PTCl से। फिर NO2 डाला और फिर NH3 डाला, तो पहले NO2 रिप्लेस हुआ। अब इस बार क्या हुआ देख, इस बार NO2 ने अच्छा खासा ट्रांस इफेक्ट लगाया, ठीक है, और Cl को बाहर पटका, दूसरी तरफ से NH3 को डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 हाँ का भाई ट्रांस बता इफेक्ट, दिया, कहीं तो वर्क कर रहा है। ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन अपन को ऐसे ही पूछा था कि अपन को ऐसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना था 9th क्वेश्चन में। सर ने बोला था ना कि प्रूफ करो कुछ। भाई मैं सच बताऊं, मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं देखे सेकंड के बाद, सिर्फ छापता चला गया, इतना ज्यादा छापना था। टीयू ठीक है, का था ना वो। हाँ TU वाला था, थायोयूरिया वाला था कि तुम्हें एक तो वो प्रूफ करना था कि TU ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन NH3। दूसरा तुम्हें रिएक्शन बतानी थी कि PTTU4 कैसे बनेगा, वो भी इसी स्लाइड में दिया हुआ है, जो कि उस टाइम मेरे को मिला नहीं। मिल जाता, ये देख नीचे लिखा हुआ है, ये देख ऐसे बनेगा, अगली स्लाइड में दिया हुआ है कि अपना TU कैसे बनता है। अगर तुम ट्रांस वाली चीज ले लोगे ना, तो तुम्हारा ये TU अगर एक्सिस में ले लोगे तो फिर तुम्हारा वो दोनों Cl नहीं निकलेंगे, सॉरी दोनों Cl निकलेंगे, दोनों NH3 नहीं निकलेंगे, क्योंकि PNH3 ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। सबको पता है कि PTN बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर जो सिस अगर तुम लोगे, सिस वाले केस में क्या होगा कि पहले एक Cl निकलेगा, उसको पहले TU रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब TU और NH3 की फाइट है, अब TU NH3 की फाइट में TU जीत जाएगा, NH3 को निकाल देगा। फिर सेकंड में भी ऐसे होगा, पहले Cl निकलेगा, TU उसकी जगह आएगा, फिर TU NH3 की फाइट होगी तो NH3 निकलेगा, TU जीत जाएगा। तो दोनों चारों तरफ से अपना TU आ गया, तो यहाँ पे PTTU4 बनेगा। तो ये बताना था कि ये कैसे बनता है। और वो जो आइसोमर पूछा था ना कि कौन सा आइसोमर होगा, तो वो एक सीस आइसोमर होता है जो कि PTTU4 2 माइनस बनाते हैं, 2 तो प्लस अपन ने बनाते सही लिखा था। हैं। नहीं लिखा था, इसका आंसर था कि सीस आइसोमर। और उसके बाद ये रिएक्शन समझानी थी, ये इसे कंसेप्ट समझाना था कि PTN में स्ट्रॉन्ग होता है, और ये दोनों तो रिएक्शन अपन को ने क्या लिखा था। मुझे क्या पता भाई, पता नहीं क्या, पता नहीं भाई, NH3 करके छाप दिया है इसने, जिसने प्रिंस ने दिया था उसने NH3 हाँ लिखा था, मैंने भी NH3 करके छाप दिया वही चीज पूरी। और अपन ने प्रूफ किया है, पता नहीं क्या क्या। रिएक्शन लिख दी थी बस। हाँ, जो इसने दिया हुआ है इसमें जो लिखा हुआ है वही छाप दिया है, जो कि लिखना नहीं था। अपन को TU प्रूफ करना था, अपन ने NH3 प्रूफ कर रहे थे वहाँ पे, कुछ भी कर रहे थे, छोड़ जो भी है। कुछ भी नहीं आएगा।